तो हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों, अगला टॉपिक जो हम शुरू करने वाले हैं, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि हम इंट्रोडक्शन ऑफ थोरेक्स देख चुके हैं और उसके सरफेस लैंडमार्क देख चुके हैं। सरफेस लैंडमार्क में हमने तीनों चीजें डिस्कस कर ली हैं डिटेल में, बोनी लैंडमार्क, सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क और लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन। आज का जो टॉपिक है वीडियो का, उसमें मैं डिस्कस करूंगा स्केलेटल ऑफ थोरेक्स का जनरल, ना कि ईच एंड एवरी बोन, क्योंकि इसको हम सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे, हर बोन की स्पेशल डिटेल्स। यहाँ पर इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा ही दिया गया है, आप बुक में पढ़ेंगे। मैंने वो हर चीज़ कवर की है जो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। और स्केलेटल ऑफ थोरेक्स मिलकर जो एक पूरा केज बनाता है, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक केज। उस केज के अंदर कैविटी होती है, उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और इस थोरेसिक कैविटी के अंदर होते हैं हमारे सारे ऑर्गन। तो इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसका शेप क्या होता है, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे डिटेल में इस रीजन की एनाटॉमी। चलिए शुरू करते हैं। तो आपके सामने स्केलेटल ऑफ थोरेक्स कुछ ऐसा दिखता है। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो सामने की तरफ आपको कौन सी बोन दिख रही है? एक सेंटर में बड़ी बोन दिख रही है, इसको हमने स्टर्नम बोला। इसके साथ साइड्स में लगी हुई हैं आपकी रिब्स, और जो पीछे आपके वर्टिब्रल कॉलम पे जाके अटैच हो जाती है। यहाँ वर्टिब्रल कॉलम में काफी सारी वर्टिब्रे हैं, लेकिन रिब्स हमारी अटैच होती है थोरेक्स रीजन की वर्टिब्रे, जिसको हम थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं। द स्केलेटल ऑफ थोरेक्स इज ऑल्सो नोन एज थोरेसिक केज। जैसा कि हमने बताया, इसके स्केलेटल को कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? इस स्केलेटल में तीनों चीजें, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम, तीनों आती है और ये मिलकर बनाता है एक कवर्ड एरिया, जिसको हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। और थोरेसिक कैविटी की जो वॉल बनी होती है, वो बनी होती है इस थोरेसिक केज की। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि केवल ये बोन्स का नहीं बना हुआ है, इसमें कार्टिलेज भी लगा हुआ है, जिसको हम कोस्टल कार्टिलेज बोलते हैं। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो इसमें जो व्हाइट कलर का पोर्शन दिख रहा है, जहाँ पर स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच हो रही है, उसको बोलते हैं हम कोस्टल कार्टिलेज। अच्छा, इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इट इज डिजाइन टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक लंग्स एंड हार्ट while remaining flexible enough to allow the movement of breathing। हम जो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं, उसमें हमारी जो चेस्ट कैविटी का साइज बढ़ता और घटता है, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन करने में आसानी हुई है, और या जिसकी वजह से हमारा रेस्पिरेशन पॉसिबल है, वो इसी की मोबिलिटी के साथ साथ इसके अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ भी दी है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं फंक्शंस की, कि हमारा स्केलेटल, थोरेसिक स्केलेटल या थोरेसिक केज का फंक्शन क्या है। तो जैसा कि आपको पता है, पहला फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। किसको प्रोटेक्ट करेगा? थोरेसिक विसेरा। विसेरा क्या होते हैं? जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट, लंग्स। ठीक, इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपकी ट्रेकिया होती है इस रीजन में। ठीक है, आपका ब्रोंकस होता है। ये सारी जो इंपॉर्टेंट आयोटा है, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, जो यहाँ इस रीजन थोरेसिक से एब्डोमेन की तरफ जाएंगी या ब्रेन के, उस सबको प्रोटेक्ट करता है, सॉफ्ट ऑर्गन्स को, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एब्डोमिनल सपोर्ट। ठीक है, जो हमारी लोअर रिब्स होती हैं, है ना, वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड होती हैं, वो भी शेल्टर करती हैं अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स, जैसे कि लिवर और स्टमक को। ठीक है, और नीचे वाली दो 11-12 है ना, 11th और 12th, वो किसको सपोर्ट करती है? 11th एंड 12th वाली रिब्स, जिनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, वो किडनी को प्रोटेक्ट करती है नीचे। क्लियर? फिर हमारा जो थर्ड फंक्शन है वो है रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में यानी इन तीनों बोन्स के, यानी रिब्स, स्टर्नम और वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो जॉइंट्स हैं, उसमें मूवमेंट पॉसिबल है, जस्ट लाइक अ पंप, राइट, चेंजिंग द इंटरनल प्रेशर टू फैसिलिटेट द ब्रीदिंग। यानी मूवमेंट पॉसिबल है, तो यहाँ पर कौन से जॉइंट मिलेंगे? जनरली कार्टिलेजिनस या साइनोवियल टाइप के जॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अटैचमेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी मसल्स को लिए ये एक सॉलिड बेस है। हमारे चेस्ट रीजन की मसल्स के लिए, हमारे एब्डोमेन की मसल्स के लिए, हमारे हैंड की मसल्स के लिए ये अटैचमेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नेक, बैक, चेस्ट, शोल्डर, सब जगह की मसल्स यहाँ आकर अटैच होती हैं। तो ये एक तरीके से मसल को अटैचमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी एक स्पेशल पॉइंट है। तो ये हो गई बात फंक्शन की। हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, या इसके कौन-कौन से कंपोनेंट हैं जो थोरेसिक केज में फॉर्मेशन में काम आते हैं। तो बेसिकली थोरेक्स इज मेड अप ऑफ 4 प्राइमरी स्ट्रक्चर और या पार्ट। उनमें सबसे पहला आता है स्टर्नम। स्टर्नम कौन सा एरिया है? जो मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको मैं बोलता हूँ स्टर्नम। क्लियर? तो इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द फ्रंट चेस्ट वॉल। और इसके 3 पार्ट हैं। मेनुब्रियम, जिसको टॉप पार्ट बोलते हैं, ये जिसको मैं अब दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ, इस एरिया को, इसको बोलते हैं मेनुब्रियम। फिर मिडिल पोर्शन में हो गया आपका बॉडी, और जो लास्ट में ये छोटा सा पॉइंटेड जगह है,
इसको हम बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस। ये तीनों स्टर्नम के पार्ट है, जब स्टर्नम बोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे तब इनके एक-एक फीचर्स को डिटेल में देखेंगे, राइट? फिर सेकंड जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसमें रिब्स होती हैं, जो कलर्ड पोर्शन आपको डायग्राम में दिख रहा है। 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं, यानी 12 रिब्स ऑन ईच साइड। इनको डिवाइड किया गया है इनकी नेचर के हिसाब से। अगर ये डायरेक्टली अटैच होती हैं स्टर्नम से, तो इनको मैं क्या बोलता हूँ? ट्रू रिब्स, ठीक है? अगर ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच ना होकर किसी दूसरी रिब से अटैच होती है वाया कार्टिलेज, तो उसको मैं बोलता हूँ फॉल्स रिब। तो हमारी 8th, 9th और 10th नंबर की जो रिब्स हैं वो कैसी हैं? फॉल्स रिब। तीसरी कैटेगरी जो है वो है फ्लोटिंग रिब्स की, है ना? फ्लोटिंग रिब्स की काउंट भी होती है रिब नंबर 11 और 12, एंड दे आल्सो डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम एट ऑल। तो फॉल्स वाली तो अटैच होती हैं, लेकिन किसके थ्रू हेल्प होते हैं? अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये जो जगह है, ये यहाँ पर इस जगह को नोटिस करिए, तो यहाँ पर्पल कलर है और यहाँ ऑरेंज कलर है। यानी ऑरेंज कलर की जो तीनों रिब्स हैं, कौन-कौन सी? 8, 9, 10, ये पर्पल कलर पर आकर इंसर्ट हो रही है, ना कि स्टर्नम पर। और जबकि आप पर्पल कलर को नोटिस करोगे तो वो डायरेक्टली कहाँ पर अटैच हो रहा है? स्टर्नम पर। क्लियर? ऐसे ही जो ब्लू कलर है, यानी 11 नंबर और 12 नंबर, ये केवल पीछे की तरफ सपोर्ट है, ये आगे की तरफ नहीं आ रही, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स। थर्ड नंबर पे आता है आपका थोरैसिक वर्टिब्रे, ठीक है? थोरैसिक रीजन के जो वर्टिब्रे हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया भी गया है, T12, T11 और यहाँ पे होता है T1, ठीक है? तो 12 वर्टिब्रे से हमारी 12 रिब्स अटैच होती हैं पोस्टीरियरली, ठीक? तो केज का जो पोस्टीरियर पोर्शन है वो कौन बनाते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रे और पोस्टीरियर एंड ऑफ द रिब्स। फोर्थ है आपका कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पे ये आपको ब्लू कलर जो दिख रहा है, ये ब्लू कलर, ये ब्लू कलर, ब्लू, इसको बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ये हाइलेन कार्टिलेज का बना हुआ होता है और इसका मेन फंक्शन है रिब्स को स्टर्नम के साथ अटैच कराना। इसका मेन फंक्शन है इस पूरे रिब केज को एक तरीके से इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से चेस्ट का एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और यहाँ दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं रिब्स किस तरीके से पीछे की तरफ थोरेसिक वर्टिब्रे से अटैच है और आगे की तरफ कोस्टल कार्टिलेज से। तो ये हो गई कंपोनेंट की बात है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, है ना? तो मतलब अगर हम पूरे केज को देखें तो हमें क्या-क्या स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो देखिए, पूरे केज को देखने पर अगर मैं देखूँ तो मान लीजिए अ, ये फर्स्ट रिब है, ठीक है? और ये किससे अटैच होती है? हमारे स्टर्नम से, ठीक है? और पीछे की तरफ किससे अटैच है ये? T1, थोरेसिक 1 वर्टिब्रे से, जिसके नीचे है T2, T3, ऐसे करके कहाँ तक है ये? T12 तक, ठीक है? और आगे की तरफ जो अटैच है रिब्स, है ना? वो ऐसे करके कौन से वाला कोस्टल कार्टिलेज है? C7 वाला, है ना? कोस्टल कार्टिलेज मतलब कोस्टल कार्टिलेज नंबर 7, इस पर। और फिर इस पर कौन अटैच होता है? 8, 9, 10, 8, 9, 10 ऐसे। तो कुल मिला के ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है रिब केज का, अगर मैं इसको भी कंसीडर कर लूँ। तो आप देखेंगे कि इस पूरी दीवार में अंदर की तरफ जाने का रास्ता यहाँ से है और ऊपर का जो रास्ता है वो ये है। तो अगर ये क्लोज्ड बॉक्स है, क्लोज्ड चैम्बर है, तो इसमें जाने के 2 रास्ते हैं, एक ऊपर से नीचे आने का और एक नीचे से ऊपर जाने का। इसी को बोला गया है थोरेसिक ओपनिंग या एपर्चर, ठीक है? थोरेसिक एपर्चर को 2 टाइप का माना जाता है, एक है सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर जो ऊपर वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और एक है इंफीरियर थोरेसिक एपर्चर। अब आप ध्यान से देखेंगे कि सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? देखिए, T1 वर्टिब्रा यूज़ हो रही है, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स यूज़ हो रहा है और मेनुब्रियम, यानी यहाँ पे स्टर्नम का कौन-सा पार्ट है जो ये जॉइंट बनाएगा? मेनुब्रियम, ठीक है? इसका काम क्या है, पर्पस? इट प्रोवाइड अ पैसेज वे फॉर स्ट्रक्चर मूविंग बिटवीन द नेक एंड द थोरैक्स, ठीक है? जैसे हमारा ट्रैकिया है, इसोफेगस है, वो गर्दन से होता हुआ कहाँ आता है? अंदर थोरैक्स में। ऐसे ही अगर मैं इंफीरियर थोरेसिक की बात करूँ तो इसकी बाउंड्री कौन बताएगा? पीछे की तरफ T12 वर्टिब्रा, क्लियर? साइड में 12 रिब्स और उनके कोस्टल मार्जिन, और ये 12 रिब्स आगे की तरफ आके किससे जुड़ती है? ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट के साथ, है ना? स्टर्नम और नीचे क्या है? ज़ीफॉइड प्रोसेस और बीच में क्या है? बॉडी। तो मेनुब्रेम के साथ तो हो गया आपका फर्स्ट रिब और ये आपका ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट पर अटैच हो गई आपकी 7th कोस्टल कार्टिलेज। तो इस तरीके से ये बन गई इसकी बाउंड्री। और ये जो ओपनिंग है ये कंप्लीटली क्लोज होती है डायफ्राम के थ्रू। किसके थ्रू? डायफ्राम के थ्रू। हालाँकि यहाँ पे भी ये क्लोज होती है लेकिन ये इनकम्प्लीट होती है।
और यहाँ पर जो मेम्ब्रेन उसको कवर करती है उसको हम बोलते हैं सिप्सन्स फेशिया। क्या बोलते हैं? सिप्सन्स फेशिया। सिप्सन फेशिया अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो डायफ्राम कंप्लीटली इसको क्लोज करता है। हालांकि डायफ्राम में छोटी-मोटी ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन हम फिर भी उसको एक कंटीन्यूअस शीट मानते हैं व्हिच सेपरेट द थोरैसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी कंप्लीटली। ठीक है? जबकि अगर मैं सुपीरियर थोरैसिक एपर्चर की बात करूँ, तो ये इनकम्प्लीटली कवर रहता है अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि सेंटर में इसको जगह छोड़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से ट्रैकिया और ईसोफेगस ऊपर से नीचे की तरफ जाएँगे, तो उस स्पेस में बीच में इसको स्पेस छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यस, सुपीरियर थोरैसिक एपर्चर के जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पर ये इनकम्प्लीट मेम्ब्रेन से कवर रहता है। तो अब हम देखते हैं थोरैसिक केज फॉर्मिंग जॉइंट्स के बारे में, है ना? यानी थोरैसिक केज के बनने के लिए आपके वर्टिब्रा, आपके स्टर्नम और रिब्स के बीच में जॉइंट बनने चाहिए। कौन-कौन से जॉइंट होंगे, उनकी क्या-क्या नेचर होगी, ये पता होना चाहिए हमको। तो जनरली इस जॉइंट को बनाने के लिए सबसे पहला था कॉस्टो। पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, कॉस्टो माने होता है रिब्स, ठीक है? जब रिब्स वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होंगे, तो उसको बोलेंगे कॉस्टो वर्टिब्रल, है ना? और कॉस्टो ट्रांसवर्स मतलब वर्टिब्रल कॉलम का ही ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। तो बेसिकली रिब्स हमारे, अगर आप ध्यान से नोटिस करें, तो रिब्स हमारी जो है, मान लीजिए ये आपका वर्टिब्रा है, ये आपका स्पाइनस प्रोसेस है और ये है आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस वर्टिब्रे की, और ये है बॉडी, ठीक है? तो कोई भी रिब आगे की तरफ जुड़ी रहती है किसके साथ? स्टर्नम के साथ, और पीछे की तरफ वर्टिब्रे से। तो जब ये स्टर्नम से जुड़ती है, तो स्टर्नम के पास यहाँ पर अटैच रहता है कोस्टल कार्टिलेज। अब आप इसको इसके साथ अटैच कराएँगे, तो ये रिब्स का जो एंड होता है वो कुछ इस तरीके से अटैच होता है, ठीक है? तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे तो एक जॉइंट तो ये यहाँ बना रहा है और एक जॉइंट ये यहाँ बना रहा है और एक जॉइंट यहाँ बना रहा है, क्लियर? तो हर एक का नाम अलग-अलग है। तो यहाँ जो बना रहा है ये है आपका कॉस्टो वर्टिब्रल और यहाँ जो बना रहा है वो है कॉस्टो ट्रांसवर्स, ठीक है? यहाँ जो बना रहा है वो है कॉस्टो कॉन्ड्रल और यहाँ जो बना रहा है वो है स्टर्नो कॉस्टल, ठीक है? और आपस में कार्टिलेज बना है वो है इंटरकॉन्ड्रल और मेनुब्रियम और स्टर्नम के बीच में जो बनेगा वो बनेगा मेनुब्रियो स्टर्नल। तो इस तरीके से नाम से ही आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो पहला जो आपके सामने दिमाग में आता है वो है कॉस्टोवर्टिब्रल। तो मैं क्लियर कर दूँ कि इसकी लोकेशन कहाँ होगी, हमेशा पोस्टीरियर या बैक साइड में। कॉस्टो ट्रांसवर्स भी आपको पता है कहाँ पर होगा आपका, पोस्टीरियर या बैक साइड में। कॉस्टोकॉन्ड्रल यानी रिब और कार्टिलेज के बीच में जो जॉइंट होगा वो कहाँ होगा, एंटीरियरली होगा। स्टर्नम और कॉस्टल के बीच में भी एंटीरियर होगा, लेकिन यहाँ मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटरकोस्टल, है ना? सेकंड से लेकर सेवेंथ को हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें टाइप ऑफ जॉइंट चेंज हो जाएगा, मेन चीज़ ये है। इंटरकॉन्ड्रल का मतलब जो कार्टिलेज आपस में जॉइंट बनाते हैं, ठीक है? यानी आपको पता है 8th जो 10th नंबर का कार्टिलेज है, वो 8th नंबर का है, 9th नंबर का है, 8, 9, 10 ये सारे के सारे फ्यूज़ होते हैं 7th नंबर के कार्टिलेज के साथ, ठीक है? यानी जो फॉल्स रिब हैं, वो अटैच होती हैं केवल 8th रो रिब के साथ जिसका नाम है 7th रिब। और मेनुब्रियो स्टर्नम में क्यों? क्योंकि जो स्टर्नम का मेनुब्रियम पार्ट है यानी अपर पार्ट में स्टर्नम के 3 पार्ट हैं, ऊपर वाला मेनुब्रियम, बीच में होती है बॉडी, लॉन्गेस्ट पार्ट और छोटा-सा पार्ट होता है ज़ीफर्ड प्रोसेस, है ना? और ऊपर होता है अपना ये मेनुब्रियम। इस मेनुब्रियम के साथ ही हमारा फर्स्ट स्टर्नोकोस्टल जॉइंट बनता है जो स्पेशल है, ठीक है? जबकि बाकी नीचे वाले सेकंड यहाँ से शुरू होते हैं दोनों तरफ, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे। ठीक है, तो कॉस्टोवर्टिब्रल जॉइंट साइनोवियल जॉइंट है, इसीलिए यहाँ पर फुल मूवमेंट आपको मिलेगा। किस टाइप का साइनोवियल जॉइंट है आपको पता है? साइनोवियल जॉइंट कई तरीके के हो सकते हैं। ये प्लेन हो सकता है, ये कॉन्डाइलॉइड हो सकता है, ये आपका बॉल एंड सॉकेट हो सकता है ये आपका मेन तरीके से आप बोले कॉन्डाइलॉइड हो गया, बॉल एंड सॉकेट हो गया, पाइवोट जॉइंट हो गया, है ना? लेकिन ये दोनों के दोनों कैसे हैं? प्लेन जॉइंट है। कॉस्टोकॉन्ड्रल है ना? यानी रिब का जो कार्टिलेज के साथ जॉइंट है वो कैसा है? कार्टिलेजिनस। स्टर्नोकोस्टल कार्टिलेजिनस, जहाँ कोस्टा वर्ड आ गया वो कैसा हो गया? कार्टिलेजिनस। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टर्नोकोस्टल मैंने बोला था सेकंड से सेवेंथ वाला जो है वो कैसा है? साइनोवियल जॉइंट है ना कि कार्टिलेज। बहुत ज़्यादा गलत होने वाली बात यही है, ठीक है? फर्स्ट तो कोस्टल वर्ड से मैंने बता दिया, स्टर्नम और कोस्टल में कार्टिलेजिनस जॉइंट है, लेकिन सेकंड से सेवेंथ जो है वो साइनोवियल जॉइंट है। इंटरकॉन्ड्रल जॉइंट भी साइनोवियल है।
कई बार हम कॉन्ट्रल वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टर्नोकोस्टल जो है वो एक एक्सेप्शनल है ना? मेनुब्रियोस्टर्नल जॉइंट भी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है? इसकी भी एंटीरियर लोकेशन है। कहाँ पर है लोकेशन? एंटीरियरली, लेकिन स्पेसिफिकली कहाँ पर? स्टर्नम पर। अब कोस्टोवर्टिब्रल जॉइंट की बात करूँ तो वो किसके बीच में है? देखिए, इट कनेक्ट द रिब हेड विद द वर्टिब्रल बॉडी। मैंने बताया था हेड विद द बॉडी। कोस्टो ट्रांसफर्स में क्या है? रिब का जो ट्यूबरकल होता है, यानी हेड के बाद आती है नेक, नेक के बाद आता है ट्यूबरकल, वो स्पाइन के साथ, है ना? स्पाइनस प्रोसेस के विंग्स जो होते हैं, जिनको ट्रांसवर्स प्रोसेस बोलते हैं, उनके साथ अटैच होगा। कोस्टोकॉन्ड्रल एंकर द बोनी रिब टू द फ्लेक्सिबल कार्टिलेज टिप। स्टर्नोकोस्टल क्रिएट द स्टेबल एंकर एट द टॉप ऑफ द चेस्ट। स्टर्नोकोस्टल अलाउ द चेस्ट टू एक्सपेंड ड्यूरिंग द डीप ब्रीथ, और इसीलिए कैसा है? साइनोवियल है। इंटरकॉन्ड्रल लिंक द लोअर फाल्स रिब्स 8 to 10 टू द ईच अदर, ठीक है? यानी 8, 9, 10 का जो आपस में 7th के साथ लिंक है वो कौन सा है? इंटरकॉन्ड्रल। और मेनुब्रियोस्टर्नल मतलब टॉप एंड मिडिल ऑफ द ब्रेस्ट बोन के बीच में जो जॉइंट है वो है मेनुब्रियोस्टर्नल। तो यहाँ पर इतने सारे जॉइंट हैं। अब जॉइंट है इसीलिए मूवमेंट पॉसिबल है। स्टेबिलिटी के साथ-साथ मोबिलिटी का बेस्ट एग्जांपल है ये, है ना? तो आपको एक देता है कि कितना स्ट्रेंथ है इस केज को बनाने में, साथ में इसमें मोबिलिटी का भी ध्यान रखा गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा शेप ऑफ थोरैक्स। तो अभी तक हमने फॉर्मेशन वाले टॉपिक को ध्यान से देख लिया है कि कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, क्या फंक्शन है। अब बात करेंगे शेप की, थोरैक्स के शेप की। तो शेप ऑफ थोरैक्स इज सोफिस्टिकेटेड डिजाइन दैट बैलेंस द रिजिडिटी फॉर प्रोटेक्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी फॉर ब्रीदिंग। ये बात हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। की शेप कंपोनेंट जो है वो हमें देखने हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर मैं देखूं, इसको नोटिस करूं तो ये कैसा दिखता है? ये कोन शेप एरिया है ना, ट्रंकेटेड कोन, जिसमें ऊपर की तरफ भी एक अपर्चर है और नीचे की तरफ भी अपर्चर है, और ये पूरा का पूरा एक कोन शेप में है। तो मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो थोरैक्स शेप इज लाइक अ ट्रंकेटेड कोन, है ना? ट्रंकेटेड कोन, ट्रंक लाइक है। और बी हाइव से इसको हमने कंपेयर किया, जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, मधुमक्खी का छत्ता नीचे की तरफ लटका रहता है, तो नीचे आके नैरो हो जाता है, ऊपर से वाइड होता है, ठीक है? सुपीरियरली जो इसका टॉप पोर्शन है वो नैरो होता है और ओपन इनटू द नेक। आप अगर इस रीजन को नोटिस करें और इस रीजन को नोटिस करें तो ये पूरा का पूरा देखिए कोन शेप बन गया, जो यहाँ नीचे दिखाया गया है, ठीक है? तो सुपीरियर टॉप पोर्शन कैसा है? इसका नैरो है, ठीक है? और ओपन है। इंफीरियर या बॉटम पोर्स की बात करूँ तो ये वाइड है, लेकिन ये ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से किससे कवर है? डायफ्राम से कवर है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी समझाया था, राइट? Antero-posteriorly, it is somewhat flattened from front to back compared to side और transverse width। क्लियर? तो अगर मैं इसको देखें तो ये साइड टू साइड इसकी जो विड्थ है वो ज़्यादा है। इस एंटीरियर पोस्टीरियर एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है और ये साइड। तो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से साइड टू साइड, या इसको मैं बोलता हूँ ट्रांसवर्स, है ना? और एंटीरियर पोस्टीरियर जो है वो थोड़ा-सा फ्रंट टू बैक डायरेक्शन में ये थोड़ा-सा फ्लैट है। ये बात याद रखनी है। तो बेसिकली इसमें एक ही वर्ड याद रखना है आपको, ट्रंकेटेड कोन। क्लियर? इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। पूरी समरी देखें अगर हम स्ट्रक्चर में, तो देखिए सबसे आउटर कम फ्रेमवर्क कैसा लगता है इसका? ट्रंकेटेड कोन जैसा। सुपीरियर एपर्चर यानी ये ऊपर वाली अगर मैं क्रॉस सेक्शन की बात करूँ, है ना? तो मान लीजिए सुपीरियर एपर्चर का शेप कैसा होगा? किडनी शेप होता है ऐसे, ठीक है? आगे की तरफ स्टर्नम हो गया, पीछे की तरफ वर्टिब्रा हो गया, और ये ऐसे, ये, 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 ठीक है? इस तरीके का शेप होता है, ठीक? क्योंकि यहाँ आगे की तरफ क्या हो गया? यहाँ पे आपका मेनोब्रियम, और ये हो गया स्टर्नम, लीफर, और पीछे की तरफ ये हो गया आपके वर्टिब्रा। तो ये जो एरिया है वो कैसा हो गया? किडनी शेप। इंफीरियर एपर्चर की बात करें तो इंफीरियर एपर्चर कैसे बनता है? ये तो बन गया कोस्टल मार्जिन से, और पीछे की तरफ हो गई आपकी वर्टिब्रा। तो ये पूरा एरिया जो है ये कैसा है? लार्ज आउटलेट है ये, जिससे कवर रहता है किससे? आपके डायफ्राम मसल से। फ्लोर जो होता है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स और डोम शेप्ड होता है, क्योंकि डायफ्राम ऐसे ऊपर की तरफ लगा रहता है ना? इंटरनल क्रॉस सेक्शन कैसा होता है? किडनी शेप। अंदर की तरफ से जब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो किडनी शेप से भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये एनाटॉमिकली इस आप पूरे स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं। आउटर फ्रेमवर्क बनता कैसे है? 12 पेयर ऑफ रिब्स लगते हैं, स्टर्नल लगता है, थोरेसिक वर्टिब्रा। बिल्कुल क्लियर है ये पॉइंट। सुपीरियर एपर्चर में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? T1 वर्टिब्रा करेगा, फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स करेगा,
और मेनुब्रियम ऑफ स्टर्नम करेगा। 3 लोग करेंगे, इसमें भी आपको क्लियर अभी बताया था। मेनुब्रियम यहाँ हो गया, ये रिब हो गई और पीछे की तरफ आपका वर्टिब्रा हो गया। इंफीरियर एपर्चर में कौन करेगा? T12 वर्टिब्रा पार्टिसिपेट करेगी। कोस्टल मार्जिन जो सामने की तरफ 6, 7, 8 वो सामने की तरफ 7th, 8th, 9th, 10th कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू होगा और लास्ट में सामने की तरफ हो जाएगी ज़ीफर्ट प्रोसेस। फ्लोर की मैं बात करूँ तो कौन सी मसल है? डायफ्राम व्हिच कर्व्स अपवर्ड इन कैविटी। तो डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो डोम शेप्ड होगा, इसीलिए नाम है डायफ्राम, ठीक है? डायफ्राम कैसा होगा? रिलैक्स पोजीशन में डोम शेप्ड, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये कैसा हो जाएगा? फ्लैट। इंटरनल क्रॉस सेक्शन की बात करें तो थोड़े से कैविटी को जब हम क्रॉस सेक्शन में काट के देखते हैं तो इंडेंटेड पोस्टीरियरली बाय प्रोट्रूडिंग बॉडीज ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा। तो ये बेसिकली किडनी शेप हो गया, ठीक? इसीलिए इसको बताया गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं इसके शेप की। तो आप ध्यान से देखें कि ये दिखाया गया है किसका? इन्फेंट का क्रॉस सेक्शन। समहाउ ये कैसा लग रहा है हमको? सर्कुलर। और ये कैसा दिख रहा है हमें? किडनी शेप, ठीक है? सीटी स्कैन में कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे। ये ये किडनी शेप क्यों बना? क्योंकि जो वर्टिब्रे की बॉडी है ना, हमारी वर्टिब्रे, ये बॉडी इसको अंदर की तरफ धसा देती है, इसलिए कैसा हो गया? किडनी शेप। अब बात करते हैं इसमें शेप और इसका जो प्रोपोर्शन है, वो वेरी करता है एडल्ट ह्यूमन में, इन्फेंट में और क्वाड्रूपेड यानी चौपाई जानवर, कुत्ते, बिल्ली, है ना? है तो ये सबके सब मैमल्स ही, है ना? क्योंकि ये कैरेक्टर किसका है? डायफ्राम मैमल का ही कैरेक्टर है। इसके अलावा कहाँ मिलता था? ये क्रोकोडाइल में भी मिलता था आपको, लोअर एनिमल्स में, है ना? बाकी तो क्वाड्रूपेड में आप सारे मैमल्स को कंसीडर कर लीजिए। ड्यू टू डिफरेंस इन पोस्चर, ब्रीथिंग मैकेनिज्म एंड द वे द स्पाइन इंटरैक्ट विद द चेस्ट कैविटी, ठीक है? ये शेप क्यों वेरी कर रहा है? 3 चीज़ों की वजह से। एक तो पोस्चर, क्योंकि क्वाड्रूपेड 4 हाथ पैरों पे चलते हैं तो उनका बॉडी वेट ट्रांसफर हो जाता है हाथ पैरों पे, ना कि वर्टिब्रल कॉलम पे, राइट? बच्चा चलता नहीं है तो उसका वर्टिब्रल कॉलम का अलग रोल है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि थोरैक्स का जो शेप होगा क्रॉस सेक्शन में वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है? अब इस कंपैरिजन टेबल में मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं कि अगर ह्यूमन एडल्ट का मैं देखूँ तो हमारा जो थोरैक्स है वो कैसा दिखता है? ट्रंकेटेड कोन जैसा। अगर उसका मैं क्रॉस सेक्शन निकालूँ तो कैसा दिखेगा? किडनी शेप। और किडनी शेप में जो डिप्रेशन या हाइलम वाली जगह है वो कौन बनाता है? वर्टिब्रे की बॉडी। ट्रांसवर्स और एपी डायमीटर की बात करूँ तो ट्रांसवर्स यानी विड्थ इसकी ज़्यादा होती है एंटी पोस्टीरियर डेप्थ से। रिब्स का ओरिएंटेशन बात करूँ तो रिब्स हमेशा कैसी होती हैं? ऑब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये फ्लैट होती है तो फिर मूवमेंट इतना अच्छा होता नहीं रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग कैसी होती है? थोरैक्स भी मूव करता है और डायफ्राम की वजह से एब्डोमेन भी मूव करता है, तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो कैसी है? थोरैको एब्डोमिनल। अब बात करते हैं ह्यूमन एडल्ट की। अब ह्यूमन एडल्ट में कैसा होता है? सर्कुलर या बैरल शेप्ड होता है ना? क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही निकलता है उसका। ट्रांसवर्स और एपी डायरेक्शन नियरली इक्वल होते हैं। रिब्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। इसीलिए जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है बच्चे का, आप कभी छोटे बच्चे को सोते हुए देखा, उसका पेट बार-बार ऊपर नीचे उठता है, तो वो होता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग। क्लियर? नेक्स्ट है क्वाड्रूपेड। क्वाड्रूपेड का जो जनरल शेप है उसे बोलते हैं कील शेप्ड। कील शेप्ड का मतलब नैरो, साइड टू साइड, डीप, फ्रंट टू बैक। तो कील शेप्ड, है ना? ऐसे नीचे से ऐसे इस तरीके से पॉइंटेड, ठीक? क्रॉस सेक्शन देखें तो एलिप्टिकल होता है। कैसा होता है? एलिप्टिकल। एंटीरो पोस्टीरियर डेप्थ इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स विड्थ। तो एंटीरो पोस्टीरियर डेप्थ जो है वो ज़्यादा होगी ट्रांसवर्स के मुकाबले। रिब्स का ओरिएंटेशन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही होता है, वर्टिकल होता है, क्योंकि पोजीशन क्वाड्रूपेड की कैसी होती है? उसका जो प्लेन है वो अर्थ के प्लेन में होता है, तो पैरेलल टू द स्पाइन होगा। क्लियर? पैरेलल टू द स्पाइन। और ये बेसिकली जो मैमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं? एब्डोमेन के थ्रू। तो इनकी जो मेन ब्रीदिंग होती है वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारे केस में, एडल्ट के केस में, वो किडनी शेप्ड है, ट्रंकेटेड कोट है, ट्रांसवर्स विड्थ आप खुद भी देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो आपको खुद भी ये सारे मॉडल याद आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो रिब्स का ओरिएंटेशन है वो ऑब्लिक है और ब्रीदिंग जो है वो थोरैको एब्डोमिनल है। बाकी और कोई इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं क्लिनिकल कोरिलेशंस की या एबनॉर्मल थोरेसिक शेप। यानी नॉर्मल क्या था? ट्रंकेटेड कोट। नॉर्मल क्या था? ट्रंकेटेड कोट। अगर ये शेप चेंज हो जाए तो फिर वो इंडिकेट करता है किसी पैथोलॉजी पे, जिसमें सबसे कॉमन है बैरल।
बैरल चेस्ट क्या कहता है, पहले ये समझिए कि नॉर्मल चेस्ट के बारे में क्या बोला गया था कि जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन है, उसके मुकाबले में जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो ज़्यादा होगा। वो कैसा होगा? मोर होगा। जबकि इस केस में एंटीरो पोस्टीरियर के साथ-साथ ट्रांसवर्स डायमीटर दोनों ही इंक्रीज़ हो जाते हैं, है ना? ट्रांसवर्स तो होता ही है, लेकिन यहाँ एपी डायमीटर भी इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्रॉस सेक्शन है वो किडनी शेप से ना होके इसके साथ आता है सिलिंड्रिकल। तो इसको बोलते हैं बैरल चेस्ट। तो बैरल चेस्ट कहाँ देखने को मिलता है? इन क्रोनिक लंग्स डिसीज़ लाइक सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, लंग्स रिमेन ओवर इन्फ्लेटेड। लंग्स हमेशा ज़्यादातर फूले हुए रहते हैं, क्योंकि हवा अंदर हवा ट्रैप हो जाती है सीओपीडी के केस में। इसकी वजह से क्या होगा, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज़ होता रहेगा धीरे-धीरे। कब तक? जब तक कि वो इक्वल ना हो जाए ट्रांसवर्स डायमीटर के। इसकी वजह से जो चेस्ट है वो काफ़ी फूली हुई नज़र आती है और गोल नज़र आती है जस्ट लाइक अ सिलिंडर। और ये गोल चेस्ट किसका कैरेक्टर था? बच्चों का, इन्फेंट, है ना? इन्फेंट का भी हमने डिस्कस किया था ना, 3 तरीके की शेप। तो बैरल चेस्ट के बाद अगला जो टॉपिक है वो है पेक्टस एक्सकैविटम या फनल चेस्ट भी बोल देते हैं इसमें। इसमें चेस्ट के अंदर एक डिप्रेशन बन जाता है जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, और इस डिप्रेशन की वजह से क्या होता है, ये मिडिल मीडियास्टिनम रीजन को कंप्रेस करेगा। और मिडिल मीडियास्टिनम इज़ द रीजन जहाँ पर आपका हार्ट रहता है, ठीक है? हार्ट कहाँ रहता है हमेशा? मीडियास्टिनम में। कौन से मीडियास्टिनम में? मिडिल मीडियास्टिनम में, ठीक है? तो कुछ लोगों की चेस्ट में आपको डिप्रेशन दिखा है, तो ये बेसिकली कंजेनाइटल होता है, बाय बर्थ होता है ना? पेक्टस कैरिनेटम या पिजन चेस्ट इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, एंटीरियर प्रोट्रूजन ऑफ द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज अल्टरिंग द टिपिकल फ्लैटेंड एडल्ट प्रोफाइल। यहाँ पर देखिए क्या बढ़ गया आपका, स्टर्नम के साथ साथ कोस्टल कार्टिलेज बाहर की तरफ निकल गए। तो इसको पिजन चेस्ट भी बोल सकते हैं या पेक्टस कैरिनेटम। और पेक्टस एक्सकैविटम का मतलब होता है फनल चेस्ट। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।